प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा, एशिया के सबसे बड़े इस पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को छोड़कर आज से 55 घंटे तक का लगा दिया है प्रतिबंध। कानपुर मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की एनकाउंटर में हुई मौत। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे हुआ घायल और अस्पताल में इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम आज होंगे घोषित। बोर्ड की वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी छात्र जान पाएंगे नतीजे। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना में 1500 हेक्टेयर में फैले सौर पार्क में 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 और सौर ऊर्जा इकाइयां शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को तो बिजली मिलेगी ही, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी रीवा सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का माध्यम बनेगा, क्योंकि ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। पीएम ने बिजली उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर भरोसा जताया और कहा कि बेहतर सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज और क्षमता का निर्माण होगा, तभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद की, उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर मुझे पूरा भरोसा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलर सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो, ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा और बढ़ने वाली है। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है।
आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर आज से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलेगा। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं, जिनमें चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मियों और डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण, हाट, बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी, वहीं रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ये हमारे सभी चौराहों और छोटे छोटे कटिंग्स पे, छोटे छोटे तिराहे पे सभी जगह ड्यूटी लगी थी। लगभग हमारे कुल मिला के 150 पॉइंट लखनऊ में थे, जिनमें हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं 2 शिफ्ट में। ये जो लॉकडाउन को हम लोग लागू करेंगे, इसमें हम लोगों ने ड्यूटी पॉइंट्स कम किया है, लेकिन जहाँ पर भी ड्यूटी लगी है वहाँ भारी संख्या में ड्यूटी लगी है। 5-5, 6-6 लोग हमारे हैं। जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर हम बैरियर लगा के पूरी तरह से रोकेंगे आवागमन करने वाले वाहनों को। इसमें जो केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन हैं, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या कहीं और जाना है जो बहुत अति आवश्यक है, केवल उसी में हम लोग आवागमन अलाउ करेंगे। जो निर्धारित निर्देश दिए गए हैं कि किन वाहनों को जाने देना है, किन वाहनों को नहीं जाने देना है, उसको यातायात पुलिस पूरी तरह से लागू करेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 13 जुलाई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये नए आदेश 14 जुलाई से लागू किए जाएंगे। इन निर्देशों में साफ किया गया है कि अलग अलग बाजारों में दुकानें दिन के आधार पर खुलेंगी। इसके लिए उनको चिन्हित किया जाएगा। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के घर से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बेहद जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 50% कर्मचारी बुलाए जा सकते हैं। दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से शाम 8 बजे तक कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक आवागमन व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाएगा। कैंटोनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना सैनिटाइजेशन किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लाइन लॉस कम करने के लिए ग्राम प्रधान, विधायक और सांसदों को पत्र लिखकर अपील की है कि वे जनप्रतिनिधि होने के नाते लाइन लॉस कम करने में विभाग की मदद करें। लाइन लॉस 15% से कम होने पर संबंधित फीडरों से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही गांव के जर्जर विद्युत तार भी बदले जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र में जनप्रतिनिधियों से कहा है कि प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने विधायकों और सांसदों से अपील की है कि इसके लिए वे 10-10 विद्युत फीडरों को गोद लें। उन्होंने किसान आसान किस्त योजना तथा आसान किस्त योजना में उपभोक्ताओं को दी गई छूट के बारे में भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। कानपुर मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स विकास को जैन से सड़क के रास्ते कानपुर ले जा रही थी, लेकिन भौती के पास गाड़ी पलट गई, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करके आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास दुबे के शव का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा।
विकास दुबे को कल सुबह उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है जो पूरे घटनाक्रम का मुआयना कर रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीजें रहेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें कानपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे यूपी में 60 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी था। तीन हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो हमने सीटी ले करवाया 2 को। 2 को पुलिस वालों को गोली लगी है। एक ये है आर्म में, यहाँ से निकली और एक के पैर में है। उनकी स्थिति वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है। गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो बंसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। हम खड़े हैं इस वक्त कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में, जहां पे आप देख सकते हैं जो कुख्यात अपराधी है विकास दुबे, आज उसको मुठभेड़ के दौरान उसके कमर में गोली लग जाती है। गोली लगने के दौरान उपचार के लिए उसको यहां पे लाया गया है। मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि कल जो है विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी उज्जैन के महाकाल मंदिर में। उसके बाद उसकी लगातार यूपी सरकार से बातचीत चल रही थी। यूपी एसटीएफ उसको वहां पे लेने के लिए पहुंची थी। हालांकि सड़क के रास्ते से उसको लाया जा रहा था, जहां पे कानपुर में भौती में आज सुबह ही तड़के गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिस कारण विकास दुबे को भागने का पूरा मौका मिल जाता है। इस दौरान उसकी एसटीएफ के जो है जवानों के साथ उसका मुकाबला होता है। मुकाबले में उसको कमर में गोली लग जाती है। गोली लगने के दौरान उसको यहाँ पे उपचार के लिए लाया गया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। साथ में ही जो एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल, उनका भी यहीं पे इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है हमने जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करी है, वो लगातार ही कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश सिंह, डीडी न्यूज, कानपुर। आज सुबह मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लखनऊ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी मुख्य अभियुक्त विकास दुबे मारा गया। उसे कल उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वहां से उसे कानपुर लाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बीच रास्ते में एक सड़क हादसे में गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने फायरिंग का जवाब देते हुए कार्रवाई की, जिसमें विकास घायल हो गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मृत्यु हो गई है। प्रशांत कुमार ने बताया कि उसके गैंग के 12 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 192/20 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B तथा 7 CLA एक्ट जो 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने से संबंधित है, में वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है, को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास
प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हैं। उक्त अभियोग में कुल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से 70 अन्य अभियुक्त थे। उनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं तथा 120B के अंतर्गत 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी इस केस में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी संख्या 12 है, जिन पे विभिन्न स्तर का इनाम घोषित है। राजधानी लखनऊ पुलिस के दक्षिणी जोन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जनता के सहयोग से संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि कमिश्नरेट के दक्षिणी जोन में 6 पुलिस स्टेशन नगराम, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, सुशांत गोल्फ सिटी, पारा और काकोरी में छोटी गलियां, तिराहे एवं चौराहों का सर्वे कराकर 1240 लोकेशन पर 5000 सीसीटीवी कैमरे जनता के सहयोग से अगस्त माह तक लगाए जाने का लक्ष्य है। जहां अपराध हो सकता है या अपराधी भाग सकते हैं, उन सभी रास्तों को कवर करने के लिए मुहिम की शुरुआत हो गई है। सभी चौकी इंचार्जों से कहा गया है कि वे जनता से समन्वय स्थापित कर घरों में कैमरे लगवाएं, जिनसे घर भी सुरक्षित रहें और 2 कैमरे सड़क की तरफ रहें, जिनमें वाहन व लोग स्कैन हो सकें। ये हम लोगों ने पूरा जो लखनऊ कमिश्नरेट का दक्षिणी जोन है, जिसमें 6 पुलिस स्टेशन आते हैं, जिसमें गोसाईगंज, मोहनलालगंज, नगराम, सुशांत गोल्फ सिटी, काकोरी और पारा, इनमें हम लोगों ने सर्वे कराया है, जिसमें छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे तिराहे चौराहे सभी कवर हैं। वो करीब 1240 लोकेशन हैं जिनसे अपराध वहां पर हो सकता है या अपराधी उन रास्तों से भाग सकते हैं। उन सभी रास्तों को कवर करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है, जिसमें हमने अभी अपनी सभी चौकी इंचार्ज से कहा है कि ये जनता के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे समन्वय स्थापित करें और उनसे अनुरोध करें कि वो अपने घरों पर कैमरा लगा लें, तो उनके घर भी सुरक्षित रहेंगे। और 2 कैमरे जो होंगे उनका फोकस सड़क की तरफ होना है, जिसमें सड़क पर आने और जाने वाले जो वाहन हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके उसमें स्कैनिंग हो सके। तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें 1240 लोकेशन में लगभग 5000 कैमरे लगाए जाने का लक्ष्य है। पूरे अगस्त मास तक का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और अभी हमारी जो लोग हैं वो गाँव में जा कर के और कस्बों और छोटे चौराहों पर जा कर के लोगों से चौपाल में उनसे बात कर रहे हैं, उनको इसके जो लाभ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रतिदिन कम से कम 10-12 जगह से कॉल आ रही है कि लोग स्वयं ही कैमरे लगवा रहे हैं। सुरेश चंद्र रावत जी का निर्णय ये कैमरा लगाने वाला हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम होगा जनता के हित में। और यहाँ पे जो क्राइम जो है, जराइम जो भी है, उससे पुलिस को बहुत सहायता मिलेगी। कैमरे लगने का निर्णय जनता को, हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कुछ और हम कैमरे फ्रंट पे लगा रहे हैं, जिससे पुलिस को हर तरीके की मदद मिलेगी। और इससे हम बहुत खुश हैं कि ये जो निर्णय है, और जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और हर मार्केट कॉम्प्लेक्स वालों के लिए को अपने अपने बिल्डिंगों में कैमरे लगाना चाहिए। इससे जनता के हित में बहुत अच्छा कार्य होगा। अभी ये जो प्रशासन द्वारा एसपी
जी के द्वारा जो कैमरे लगाने की वो की गई है, इससे ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा। और उसमें उन्होंने जो आम जनता से सहयोग की अपील की है, उसमें हम लोग हर तरह से सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे अपराधों में कमी आएगी, यातायात व्यवस्था के संचालन में या दुर्घटना हो जाती है तो उसमें ये बहुत फ़ायदे का काम करेगी। और जैसा भी सहयोग हमसे मांगा जाएगा हम लोग देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7,400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6,000 होगी। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अगले हफ्ते विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। कोरोना से जंग में सुरक्षा कवच बन चुके आरोग्य सेतु ऐप 14 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया है। हाल ही में जोड़े गए आरोग्य सेतु ऐप की नई सुरक्षा फीचर के जरिए आपको अब अपने ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट के हेल्थ स्टेटस की जानकारी भी मिलती है, जिसके आधार पर आप खुद भी अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। नई सुविधा के जरिए आरोग्य सेतु ऐप तारीख, समय और लोकेशन के साथ यह भी बताता है कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में कितनी देर और कितनी बार रहे। आईसीएसई और आईएससी की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी ICSE.org और results.CISE.org पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी जाने जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज कराना होगा। भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए दोनों देशों के बीच आज गठित कार्यतंत्र की बैठक चल रही है। इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव पूर्व कर रहे हैं। इसी तरह की एक बैठक पिछड़े पखवाड़े में हुई थी। पिछली बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख में उपजे हालिया गतिरोध और गलवान घाटी में हिंसक झड़प पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। पिछले सप्ताह 5 जुलाई को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री ने सीमा मुद्दे पर फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गलवान घाटी इलाके सहित वास्तविक निरंतर रेखा और उपजे हालिया गतिरोध पर स्पष्ट तौर पर भारत का पक्ष सामने रखा था। बातचीत में एनएसए ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया था और सेनाएं भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थीं। चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर के सपने को जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बनाड़ी के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं साकार कर रही हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जहां सब कुछ बंद था, वहीं इन महिलाओं ने समूह के द्वारा मनरेगा के कार्य में लगने वाले जन सूचना बोर्ड बनाकर 1 लाख रुपए से अधिक का काम किया है। मनरेगा योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों में प्रयोग होने वाले जन सूचना पट की आपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराकर इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। जन सूचना बोर्ड की लागत व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए 3,000 रुपए और सामुदायिक के लिए 5,000 रुपए आती है। समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले वो घर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब प्रशिक्षण लेकर बोर्ड बनाकर अच्छी आय कर रही हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मनरेगा, पंचायती राज विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न योजनाओं से भी जोड़ने की कवायद की जा रही है। कि हमने मॉडल अपनाए हैं। एक तो हमने ये सबसे पहले ये किया है कि जितने भी हमारे नरेगा में CIB बनते हैं उनको हम NRLM के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बना रहे हैं। अब जैसे कि व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए जो CIB बनता है उसके लिए 3,000 है, सामुदायिक है तो उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये की होती है वो CIB बनने का। अब वो सारे CIB हमारे आज की डेट में हर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनाई हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग करी है और वही लोग उनको जा करके उन कार्यस्थल पे लगाते हैं, सो दैट कि जो भी इनकम होती है वो स्वयं सहायता समूह की होती है।
दूसरा हमने प्रयास ये किया है कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको कार्य करने के लिए स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमने कई ग्राम पंचायतों में SHG शेड का निर्माण नरेगा कन्वर्जेंस और पंचायती राज के फंड से हमने करवाया है। और आज की डेट में हमारे 23 SHG शेड हैं जो पूरे जनपद चित्रकूट में, वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गए हैं। और ये शेड बनने के बाद हम उनको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे देंगे ताकि वो बैठ के अपने जो भी कार्य सीखा है उन्होंने उसका प्रयोग करें। जनपद में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग मनरेगा और NRLM और साथ साथ पंचायती राज विभाग के आपसी अभिसरण से जनपद में कई प्रकार के कार्य संपादित कर रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जितने हमारे मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराए जा रहे हैं उन पे जो CIB लगता है, जन सूचना पत्र, सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड, वो सभी हमारे समूह के दीदियों के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और निर्मित करके बाकायदे उन पर पेंटिंग करके कार्यस्थल पर उनको स्थापित किया जा रहा है। अभी तक जनपद में 3000 से अधिक CIB का निर्माण हमारे समूह की दीदियों के द्वारा किया जा चुका है और उनमें से 1900 से अधिक CIB बोर्ड कार्यस्थलों पर स्थापित भी किए जा चुके हैं। सब लोग मिलकर लॉकडाउन में पूरा सहयोग किए, इससे हमारा समय भी बचत हो रहा था, आर्थिक समय भी अच्छे से हुआ और लॉकडाउन में बोर्ड बना रहे हैं, उससे भी हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सही चल रही थी। सब लोगों समूह में मिलकर बोर्ड बनाए हैं तो 1500 बोर्ड गांव में लगवाए हैं। इससे हमें सरकार से अधिक लाभ मिल रहा था, मदद मिल रही, इससे हमारी अधिक आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चल रही है। कासगंज जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संचारी रोगों से बचाव हेतु फॉगिंग, सफाई, कचरा निस्तारण के कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं कोविड-19 और अन्य बीमारियों की जानकारी देकर जनसामान्य को इन रोगों की रोकथाम हेतु जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के तहत मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। सफाई रखने और कचरा निस्तारण के साथ जलभराव रोकने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बीमारियां न फैलें। संचारी रोग से होने वाले बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचा जा सके, इसके लिए आंगनबाड़ियों द्वारा और इस टीम द्वारा फॉगिंग, कचरे का निस्तारण, पानी न भरने देना, मच्छर न पैदा होने देना आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कोविड-19 की महामारी अपने प्रभावी रूप में है। इससे ही बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, बार बार हाथ धोना, समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखना, समारोहों में न इकट्ठा होना आदि कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर कन्नौज जिले में दिखने लगा है। यहां घरों तक सीमित रहने वाली महिलाएं कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेकर अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रशिक्षित महिलाएं कोरोना संकट काल में 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरण का काम कर रही हैं। साथ ही अन्य व्यापारिक संस्थानों में भेजकर कमाई भी कर रही हैं। कौशल विकास केंद्र के जिला प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं अब घरों तक सीमित नहीं है। ये महिलाएं कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर मास्क व हैंड ग्लव्स बना रही हैं। महिलाएं थी अपने घरों तक सीमित थी और इनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। घर में ही कपड़े बनाना, काटना, ये सारे काम ये लोग किया करती थी। लेकिन अब इनको उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेंड किया गया है। ट्रेंड करके इनसे मास्क, हैंड ग्लव्स इत्यादि बनवाए जा रहे हैं जो निःशुल्क है। टोटली इनके आने जाने का खर्चा जो है संस्था की तरफ से दिए जाते हैं, खाने पीने का सब दिया जाता है। और जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस नारे को ये पूर्ण करने में पूरा योगदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, इसके बाद ये लोग अभी से ये तैयारी कर चुके हैं कि हम लोग
अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे और इसी क्षेत्र में रोजगार का काम करके और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो पहले हम लोग ये काम घर पे बैठ के किया करते थे। अब हम लोग को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया ये अब हम लोग यहाँ पर शिक्षण मिल रहा है, अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये काम। और उसके बाद हम लोग घर पे काम काज करने के साथ साथ ये आत्मनिर्भर बनेंगे और वहाँ भी ये काम करेंगे, घर पे रह के भी ये काम करेंगे। पहले मैं अपने घरों तक थी कि अब यहाँ पर प्रशिक्षण सीखकर मैं अच्छा काम करूँगी। हैंड बॉक्स बनाए और ग्लव्स बनाए और मास्क बनाए और प्रधानमंत्री योजना से सपना साकार करेंगे और यहाँ से सीख कर मैं अपनी अच्छी सी दुकान खोलकर अपना कार्य करूँगी, अपने बच्चों का भरण पोषण करूँगी। पहले बच्चे बाहर नहीं निकलती थी, अब यहाँ से अपना मैं खुद जीवन व्यापन कर सकती हूँ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।